Good morning, students. Now we will go through Morley Minto reforms. बार बार ये नाम आता है और मतलब हमको थोड़ा सा पता भी है. ओके, पूरा डिटेल में मोरली मिंटो रिफॉर्म क्या है, मोरली और मिंटो कौन थे वो देखेंगे हम. उसका दूसरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, दोनों सेम ही है. मोरली मिंटो रिफॉर्म कहो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहो, दोनों सेम है. ओके, अभी लॉर्ड मिंटो वो वाइसरॉय थे इंडिया के. ओके, ड्यूरिंग द 1919 ईयर लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे और मोरली थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया थे. ओके, ये दोनों का क्वालिफिकेशन मतलब उनका स्टेटस दिया गया है, कौन सी पोस्ट के ऊपर थे वो. अभी दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो कुछ रिफॉर्म करते हैं. अभी रिफॉर्म करने का भी बहुत सारे रीजन है, वो हम आगे देखेंगे कि भाई क्यों रिफॉर्म करना पड़ा. कुछ ऐसा हुआ था भारत में कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर को ऐसा लगा कि भाई थोड़े से रूल है उसको कम कर देने चाहिए या उनको लुभाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कोई माहौल क्रिएट हुआ था. तो ये सब रीजन हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे मोरली और मिंटो दोनों साथ में आके मोरली मिंटो रिफॉर्म बन जाता है. ठीक है, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आप बोल सकते हो और मोरली मिंटो रिफॉर्म्स भी आप कह सकते हो. तो अभी देखो, रिफॉर्म की जब बात की जाती है तो रिफॉर्म वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट पास किए गए हैं बाय द ब्रिटिशर उसमें शायद कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो. ओके, मे बी पॉसिबल इंडियंस को थोड़ा सा लुभाने की कोशिश की जा रही है या ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम आपके तरफ ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड के ऊपर या रूल्स रेगुलेशन आपके लिए थोड़े लूज कर रहे हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर ने पास किया था. ओके, और मोरली मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोनों बैठ के उन्होंने सोचा था कि भाई चलो इस तरह से भारत के लोगों को इस तरह से थोड़ा रिफॉर्म करके देंगे तो शायद ये जो अभी मूवमेंट चल रहा है उसमें थोड़ा जो प्रेशर क्रिएट किया गया था ब्रिटिश के ऊपर वो कम हो जाएगा. ओके, तो ये दोनों इस तरह से उनके नाम हो गए. ठीक है, अभी हम पहला पॉइंट देखते हैं कि कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिसने मोरली मिंटो रिफॉर्म करने के लिए मजबूर किया या उन्होंने उनको सोचना पड़ा ब्रिटिशर को कि भाई ये मोरली हम रिफॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे. व्हाट वर द रीजन, ये हम देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है कि मोरली मिंटो रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले एक्ट आया था, उसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट. ओके, वो भी लोगों का वो रूल्स एंड रेगुलेशन का रिफॉर्म था लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं था. ये आपको सिर्फ याद रख लेना है कि भाई एक एक्ट आया था जो लोगों को सेटिस्फाइंग नहीं था. ओके, लोगों की जो परेशानियां था उसमें कुछ कमी नहीं आई थी, इसलिए ये एक पहला आपका पॉइंट हो गया. दूसरा, हार्डशिप सफर्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फेमाइन एंड प्लेग, ये आपको वो पॉइंट वाला पता है, विक्टोरिया सेलिब्रेशन वाला पॉइंट आप याद रखो कि भाई ड्यूरिंग फेमाइन एंड प्लेग Indian people were suffering and Britishers were engaged in the inauguration ceremony related to Queen Victoria. Okay, तो एक ये पॉइंट थे जिससे अभी हम दुख में थे, वो एंटरटेन कर रहे थे, वो हैप्पी मूड में थे, उनको भारत की परेशानी का कोई अंदाजा नहीं था कि कौन से हालत में जी रहे हैं. तो ये वाला एक सर्कमस्टेंसेस आपका हो गया. ओके, नेक्स्ट, रिएक्शनरी मेजर ऑफ लॉर्ड कर्जन. देखो, सब पॉइंट मेन पॉइंट हम ले रहे हैं, बुक में भी वैसे ही दिया गया है. अभी लॉर्ड कर्जन के रिएक्शनरी पॉइंट आप देखोगे तो एक पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट. ओके, तो ये जो एक्ट उन्होंने पास किए थे तो उनका भी रिएक्शन आया होगा. ओके, और आगे बढ़ते हैं. पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमने देखा, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो मेन इवेंट था, उससे हमारे जो नेशनल मूवमेंट था उसको मोमेंटम मिला, बहुत पीक पॉइंट पे आ गया था. ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ना उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था, या उसको एक अलार्म जैसा एक महसूस हुआ कि भाई अभी हमको कुछ करना पड़ेगा वरना ये मूवमेंट है ना वो ब्रिटिशर को तबाह कर देगा. आया समझ में. फिर अभी आपको वो टाइम भी पता है, 1905, 1906, 1907 हमने देखा था अर्ली नेशनलिस्ट एंड एसर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में हमने देखा था. 1905 में कुछ पास हुआ था, फिर 1906 में
समझ में आता है? वो याद हो तो आपको, ओके, क्योंकि बार बार मैं वो रिपीट करूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में तकरार था, अर्ली नेशनलिस्ट, एसर्टिव नेशनलिस्ट, ओके। अभी आपको पता है कि अर्ली नेशनलिस्ट थे वो लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अर्ली नेशनलिस्ट की साइड ले ली, और एसर्टिव नेशनलिस्ट थे उसको रिप्लेस करने की कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की। ये आपको याद रखना है, ओके। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको पता है। तो अभी ये इतना सारा हो गया, तो अभी आप एक भी पॉइंट आप देख लो जहां पे हर पॉइंट यही कहता है कि भारत के लोगों की परेशानियां थी वो बढ़ रही थी, ओके। तो जब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे तो जो बोलते हैं ना कि एक जो फीलिंग आती है नेशनलिज्म की, यहाँ मतलब जो मूवमेंट होगा वो मतलब अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आप बर्दाश्त की हद हो जाती है, आप कितना बर्दाश्त करोगे। तो ये सब पॉइंट थे, सर्कमस्टांसिस थे जिसने मजबूर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909 या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को पास करने के लिए, ओके। ये था आपका मॉर्ली मिंटो एक्ट। अलग अलग पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई कौन से हालात ऐसे हुए कि ब्रिटिशर को मजबूर होना पड़ा ये करने के लिए, ओके। उसमें अगर आप मेन इवेंट देखने जाओगे तो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो जब सबसे ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं कि वायोलेंट थोड़ा था, ओके। लोग ज्यादा मतलब परेशानी, इतने दिनों से परेशान थे, तो धीरे धीरे करके वो जो मूवमेंट था वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कि मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अभी मॉर्ली मिंटो एक्ट के सर्कमस्टांसेस देख लिए क्यों पास करना पड़ा, अभी उसके अंदर क्या है, कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स जो दिए गए हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। कि भाई चलो फर्स्ट वाला अगर पॉइंट हम देखते हैं तो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उसका पहले नंबर 16 था, नंबर ऑफ मेंबर 16 थे, उसको बढ़ा के 60 कर दिया, ठीक है। 16 से 60 हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ओके। और अगर आगे देखे तो कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों टाइप के मेंबर थे, तो ऑफिशियल मेंबर 32 एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर 28। तो ऑफिशियल मेंबर की अभी भी आप देखोगे तो जो स्ट्रेंथ है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर से मतलब ज्यादा है, तो उसमें कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ा है, ओके। प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम 50 रखा है और मिनिमम 30 रखा है। ये सब नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर शायद में भी पॉसिबल उनका किस तरह से गवर्नमेंट चल रहा था उसका ज्यादा डिटेल में हमको पता भी नहीं होगा, तो ज्यादा उसका मतलब और सोचेंगे नहीं हम, क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे रेगुलर टच में आता है, तो हमको शायद बहुत सारी बातें पता हो। यहाँ पे आपको नंबर याद रख लेना कि मैक्सिमम 50 था, मिनिमम 30 था, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल के इतने थे, ओके। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 16 थे उसको 60 कर दिया, ये उनके चेंजेस किए गए थे, ओके। और आगे बढ़ते हैं तो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट कैसे करना है, तो कि उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से लाना है। अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको पता है कि जहां पे लोगों की जरूरत नहीं होती है, ओके, वहां पे मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो अपने तरीके से ही मतलब सिलेक्ट कर देते हैं, ओके। अभी यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, हिंदू लोग हैं वो हिंदू कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, ओके। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो यहाँ पे वो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, इलेक्शन जैसा कुछ नहीं होगा, सिलेक्ट कर देना है, ओके। ये पॉइंट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। इलेक्शन वेयर टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम के बेस के ऊपर। The Muslim could vote for Muslim candidate alone and Hindu for a Hindu candidate alone. ये अपने अपनी तरह से अपने अपने लोगों को वोट कर सकते हैं, ओके। और दूसरे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े हमको देखने पड़ेंगे जो मैंने अभी लिखे नहीं है, कि जो रिच पीपल थे वही वोट कर सकते थे, क्योंकि वोटिंग के जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओनली रिच पीपल वेर एबल टू वोट, तो मतलब यहाँ पे सब लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके। Second thing, the power and function of legislative council were increased. They were given right to discuss budget, to move resolution, to discuss expenditure, to ask question and supplementary etc. अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो राइट्स पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेंबर थे उनको जो नहीं था, अभी उसमें बढ़ाया गया है कि जब बजट में वो हमारे इंडियन के जो मेंबर होंगे वो बात कर सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई कितना खर्च हुआ है, इतना क्यों हुआ है, ये वो
क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पहले हमको मतलब हमारे पास उसकी मतलब परमिशन नहीं थी, या मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो पावर नहीं था। अभी पावर को बढ़ा दिया गया है। अभी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मोरली मिंटो रिफॉर्म क्यों किया जा रहा है। ये सब चीजें आपको पता चलेगी कि ये लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको आपकी तरफ हमदर्दी है। ओके, दूसरा अगर देखें तो इंडियन मेंबर वेयर एडेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इसको अंडरलाइन करके आप रख देना कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, वो आपको पता है। ओके, तो एग्जीक्यूट करने का जो बात आता है उसमें इंडियन मेंबर्स को ऐड किया गया। ओके, लास्ट वन, द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास वाज रेज्ड टू 4। जो पहले था उससे नंबर बढ़ा दिया गया है। ये जो मतलब बहुत जो नंबर की बात आती है वो आपको याद रख लेने हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट द मोरली मिंटो रिफॉर्म। हमने सर्कमस्टांसेस देखे क्यों मोरली मिंटो रिफॉर्म हुआ। ओके, और फिर वो एक्ट में क्या था। ओके, थैंक यू।